फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूं रूही। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो लेकर के आई हूं वो है आपके जो चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये केमिस्ट्री का चैप्टर है जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। और मेरा जो चैनल है उस पर मैं फिजिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड कर रही हूँ फ्रेंड, और वो भी आप देखिएगा। और केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, केमिस्ट्री के MCQs भी बहुत सारे अपलोड हुए हैं। और एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है जिसमें कि आप फिजिक्स की अलग से लेक्चर देख सकते हैं और केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के भी। और बायोलॉजी के लेक्चर्स तो बहुत पहले से अपलोड हो ही रहे हैं, और बायोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, MCQs हैं, डेली अपलोड होते हैं फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिएगा उसको। और फ्रेंड्स, जो चैनल है ये TGT PhD के एग्ज़ाम्स के लिए है, और इसमें जो भी आपका जो KVS है, NVS है, DSSS है, UP है, LT ग्रेड है, उसके जो आपके बायो के एग्ज़ाम्स होते हैं बायोलॉजी के वो, प्लस DSSS का जो साइंस का नेचुरल साइंस का जो पेपर है प्रीवियस ईयर का वो अपलोड हो चुका है। और उसके रिगार्डिंग जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल कहीं मत जाइए, बने रहिए, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टडी स्टार्ट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मेटल्स के बारे में अगर मैं बात करूंगी तो मेटल से आप सभी लोग आप लोग जानते हैं कि मेटल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इन जनरल जैसे कि आप लोगों को अगर मेटल का एग्जाम्पल लेना हो, जैसे कॉपर मेटल है, गोल्ड मेटल है, सिल्वर मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है। ओके, लेकिन अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो लेंगे, देन उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और आपका जो मेटल के साथ जो रिएक्शंस होती हैं वो जो है हम लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर है उसको ज़रूर देखिएगा, प्रीवियस लेक्चर को। उसमें मेटल के साथ जो है, मेटल की एसिड के साथ जो रिएक्शन होती है, मेटल की बेसिस के साथ जो रिएक्शन होती है, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये मैंने पढ़ा दिया है। ओके, तो चलिए ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम कुछ जनरल मेटल की बात करें तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों को क्या क्या देखना है। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले एग्जांपल्स में मैं बता देती हूँ आपको। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल्स जो भी है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो मेटल्स होते हैं उनको आप पहचानेंगे कैसे। तो मेटल्स को जो है उनकी प्योर स्टेट में जो उनका जो सरफेस होता है उनका बहुत शाइन करता है। मेटल में आपको एक तरीके की शाइन या फिर जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटालिक लस्टर, वो देखने को मिलती है। ओके, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि आपका जो सोडियम है फ्रेंड्स, उसको पता है आपको सोडियम को क्या होता है कि इसको केरोसिन ऑयल में यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, और ये एयर के कॉन्टैक्ट में आ करके ये ब्लास्ट भी कर सकता है, यानी इसमें आग भी लग सकती है। ओके, तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो सोडियम मेटल होता है वो इतना सॉफ्ट होता है कि इसको आप लोग शार्प नाइफ से कट भी कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अब आगे हम लोग को जो नेक्स्ट करना है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये कंसेप्ट क्लियरिंग पार्ट में लेकर के आती हूँ, जिसमें जो इंपॉर्टेंट और मेन जो चीज़ें आने वाली होती हैं एग्जाम्स में उन्हीं पर फोकस है पूरा जो है आपका। और उसके लिए आगे अब यहाँ पे देखिए क्या बताना है मुझे। ये बताना है कि ये जो है आपका डक्टिलिटी एक जो है फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। डक्टाइल होने का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा वो तन्य है, उसको आप तान सकते हैं। ओके, तो जैसे इसके वायर्स खींच सकते हैं। अब आप अगर मोस्ट डक्टाइल मेटल की बात करेंगे जिसके सबसे ज़्यादा पतले तार खींचे जा सकते हैं, वो है गोल्ड। और गोल्ड के इसी गुण के कारण, इसी प्रॉपर्टी के कारण उसके बहुत ही ज़्यादा अलग अलग शेप्स के, और चाहे जितना भी पतला आप उसको जो है मोल्ड करना चाहें और उसकी ज्वेलरीज बना सकते हैं। ओके, तो गोल्ड जो है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो लगभग उसके 2 किलोमीटर लेंथ के 2 किलोमीटर लेंथ, समझ रहे हैं आप कितनी ज़्यादा लंबा लेंथ की बात कही गई है कि 1 ग्राम गोल्ड से आप इतना 2 किलोमीटर लेंथ तक का वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ओके, तो अब जो है जो मेलेबिलिटी है और डक्टिलिटी है मेटल्स की, वो क्या करती है, वो इनको जो है डिफरेंट शेप्स भी दे सकती है जो जो हमारी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आपको बताना है, जैसे अगर हम कंडक्टर के टर्म में बात करें, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के कंडक्टर भी होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए जो है, यहाँ पे द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर। सिल्वर जो है वो हीट का बेस्ट कंडक्टर होता है, एंड कॉपर, ये जो है ये दोनों जो हैं वो हीट के बेस्ट कंडक्टर होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, जो भी अब आपका सोलर पैनल होता है, ओके, सोलर पैनल, तो सोलर पैनल में आपका जो फोटो सेल होता है फ्रेंड, ओके, जो फोटो सेल होता है उसको जो है हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल भी यूज़ करते हैं उसमें, और उसमें जो है सिल्वर मेटल का यूज़ होता है। ओके,
तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है सोलर पैनल में, उसमें आपके लिए सिल्वर मेटल का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि जो सिल्वर होता है वो हीट का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। और जैसे ही सन की लाइट पड़ती है वो गर्म होना, हीटअप होना स्टार्ट कर देता है और आगे की अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो घरों में वायर्स होते हैं वो कौन से लिए जाते हैं। जो वायर्स होते हैं वो कॉपर के यूज़ होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास ये है कि जो आपका वायर है एक वो लिया गया है और वो करंट को कैरी कर रहा है हमारे होम में, हमारे घरों में। और इसमें जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कोटिंग होती है फ्रेंड्स वो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की और रबड़ के जैसा एक मटेरियल होता है उससे कोटिंग की जाती है। ओके, और ये जो मेटालिक वायर है फ्रेंड्स वो कोटिंग क्यों कर जाते हैं, क्यों कोट किए जाते हैं, वो इसलिए कोट किए जाते हैं जिससे कि जो है आपका एक इंसुलेटिंग मटेरियल तैयार हो सके और आपको करंट ना लगे। तो अब देखिए, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं उसमें क्या होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, और ये जो साउंड प्रोड्यूस करने का जो गुण होता है जिससे कि उसमें एक आवाज़ आती है, ध्वनि निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं सोनोरस। तो यहाँ पे देखिए स्कूल बेल्स होती हैं, वो सब किसकी बनी होती है, मेटल्स की बनी होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में बात कर सकते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं फ्रेंड, उसमें क्या है, नॉन मेटल जैसे कि आप लोग अगर यहाँ पे जो दिया हुआ है, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो जो है एग्जाम्पल कौन सा है, कार्बन बहुत ही फेमस नॉन मेटल है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ओके, और नॉन मेटल्स जो है या तो सॉलिड हो सकते हैं या तो गैसेस हो सकते हैं। ओके, तो जो सॉलिड होते हैं नॉन मेटल्स, और मान लीजिए अगर हम आयोडीन लेंगे तो आयोडीन आपको किस फॉर्म में मिलता है, वो सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। और लेकिन जितने भी मेटल्स हैं वो ज़्यादातर सॉलिड ही आपको मिलेंगे। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है ब्रोमीन का। तो जो ब्रोमीन होती है वो जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर बात करेंगे, तो जो रूम टेम्परेचर है उस पर ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे अब आपको आगे जो पढ़ना है, देखिए यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, देयर आर मैनी एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, तो आपको एक्सेप्शन ज़रूर याद रखने हैं। देखिए, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो अब यहाँ पे मेटल्स में कहा गया है कि अगर मेटल में मरकरी की बात करें, और मरकरी आपको पता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होता है, और मरकरी या पारा इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसी सेंसिटिविटी का गुण का उपयोग करके थर्मामीटर बनाया जाता है। और थर्मामीटर में आपको पता है कि जो पहले जो मरकरी थर्मामीटर बनते थे, अब तो डिजिटल थर्मामीटर्स भी बनने लगे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कांच के एक बल्ब में, पतले से बल्ब में जो है वो पारे को या मरकरी को डाल देते थे। जैसे ही उससे टेम्परेचर लेना रहता था तो हीट के लिए सेंसिटिव होता है, इसलिए वो पूरा ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो चढ़ता जाता है पारा, और इस तरीके से हम लोग पता कर लेते हैं कि कितना फीवर या कितना बुखार है। नेक्स्ट है हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, नोट करते रहिएगा। जो मेटल्स होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन गैलियम एंड सीजियम होते हैं, ये दोनों ही बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट पे वर्क करते हैं। ओके, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ओके, अब यहाँ पे ये जो दो मेटल्स ऐसे होते हैं, दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम। अगर आप इसको अपने पाम पे या हथेली पर रखते हैं तो ये मेटल जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब देखिए आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल जो कि लश्चरस है। अभी आपको बताया ना कि मेटल्स में लश्चर होती है, चमक होती है, लेकिन आयोडीन जो है घर में खाने वाला नमक होता है उसमें आयोडीन होती है। उसमें देखिएगा थोड़ा उसके पार्टिकल्स में, कणों में देखिए थोड़ी चमक भी मिलेगी आपको। ओके, तो जो आयोडीन होता है वो नॉन मेटल होता है, बट इट इज़ लश्चरस। नाउ उसके बाद आपका जो पॉइंट है वो कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि अगर हम इसको डिफरेंट फॉर्म की बात करें तो ये जो अपने भिन्न भिन्न रूप होते हैं उसको एलोट्रोप कहा जाता है। नाउ डायमंड जो है वो कार्बन का एलोट्रोप है। ओके, डायमंड या हीरा जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट सबसे ज़्यादा अधिक कठोर होता है, और इसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ही हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, अब दूसरे एलोट्रोप की बात करें तो ग्रेफाइट।
तो फ्रेंड देखिए जो दूसरा एलोट्रॉप है वो क्या है, ग्रेफाइट है। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो क्यों कंडक्टर होता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। ये अपने शेप की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। और इसमें जो शेप्स होते हैं, जो इसका शेप होता है उसमें जो है कार्बन का जो लेयर्स होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जो आपके जो कार्बन मेटल्स होते हैं इस तरीके से अरेंज होते हैं कि हर एक लेयर होती है वो मूव कर सकती है, में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कोई भी मेटल इलेक्ट्रिसिटी को तब कंडक्ट करेगा, तब पास करेगा जब उसमें मूवमेंट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसी कारण से जो ग्रेफाइट होता है वो कंडक्टर होता है। बट डायमंड जो है, डायमंड में जो है ऐसा कोई भी फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इस कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कली मेटल्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ओके, अल्कली मेटल में हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ओके, और इनको कट भी किया जा सकता है नाइफ से, और इनकी डेंसिटी बहुत ही लो होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। फ्रेंड्स किसी भी मेटल की डेंसिटी अगर कम होगी तो उसमें सॉफ्टनेस होगी, और डेंस ज़्यादा है, अगर ज़्यादा डेंसिटी है तो मतलब वो उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग को बात करना है फ्रेंड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टी हम बताएंगे, बहुत सारे जो नॉन मेटल्स और मेटल्स हैं उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो अब देखिए जो मोस्ट नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये ऑप्शन में आप लोगों को चूज़ करने के लिए पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा जो है मेटल्स है वो ऑक्साइड है, या कौन सा नॉन मेटल है वो एसिडिक ऑक्साइड है या बेसिक ऑक्साइड है। इस तरीके से करके आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, इस पर मैं स्टार बना दे रही हूँ। तो देखिए जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, ओके। अब दूसरे अगर तरफ बात करें हम लोग मेटल्स की, ये तो रही बात नॉन मेटल्स की, अब मेटल्स की बात है। तो मेटल आपको कैसा ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, आपको बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, ओके, बेसिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं ये। जैसे कि अगर आप जो है कोई भी मेटल ले लेंगे और उसका ऑक्साइड अगर उसको डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डालेंगे, तो वो ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और वो बेसिक होगा। नाउ अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं मेटल की। तो मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम, ओके, इतने मेटल्स जो यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है जब मेटल को एयर में बर्न करते हैं, किसी भी मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, इसका मतलब एयर में क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन मिलेगा। यहाँ पे मेन कंसर्न है ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में कोई भी चीज़ जलती है। अगर एयर में ऑक्सीजन नहीं होगी तो किसी भी चीज़ को आप जला नहीं सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो मैग्नीशियम है, जब भी इसको बर्न करते हैं फ्रेंड्स एयर में, तो यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़्यादा चमकदार एक वाइट फ्लेम मिलती है इसमें, ओके। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, यहाँ पे आज की रिएक्शन दी हुई है कि ऑल मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। यहाँ पे मेटल है, ऑक्सीजन है, और ये मेटल ऑक्साइड बना रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो कॉपर है जब उसको एयर में हीट करते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। और इसमें कॉपर की वैलेंसी कितनी है, किस फॉर्म में है, 2 फॉर्म में, +2 स्टेट में है ये। तो यहाँ पे देखिए कॉपर है, उसके बाद जब ये अपनी जो है ओरिजिनल स्टेट में है तो यहाँ पे वैलेंसी 0 होगी इसकी। कोई भी मेटल अपनी जो है बेसिक स्टेट में या ओरिजिनल स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में, तो उसमें वैलेंसी 0 होती है। अब इसने जब ऑक्सीजन से कंबाइन कर लिया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो अब यहाँ पे इसने कॉपर ऑक्साइड बना लिया और यहाँ पे कॉपर 2 ऑक्साइड बन गया, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लीजिए, सिमिलरली एल्यूमिनियम की जब रिएक्शन हुई है तो एल्यूमिनियम है और उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्शन करके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए जो कॉपर का ऑक्साइड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, और जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, अभी अभी हमने बात की थी। लेकिन जो कुछ मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जिंक ऑक्साइड है दूसरा, देखिए जिंक ऑक्साइड, एक एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, दूसरा जिंक ऑक्साइड है। ये क्या होते हैं, ये एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। और कोई भी चीज़ जब दो तरह का ये डुअल बिहेवियर शो करती है तो इसको इस टर्म में एम्फोटेरिक बोल देते हैं, यानी कि जो यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है फ्रेंड, ओके। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। Such metal oxides which reacts with both acid as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxides.
अब देखिए जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड्स होता है वो इस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। कैसे? जब एल्युमिनियम ऑक्साइड्स की जब हम लोग एसिड के साथ यानी कि HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है 2AlCl3। ओके, अब यहाँ पे देखिए फिर 3 वाटर के मॉलिक्यूल भी मिल गए आपको। देन उसके बाद यहाँ पे जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की जब हम लोग बेस से यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको जो है सोडियम का एल्यूमिनेट मिल गया और यहाँ पे आपकी वाटर के मॉलिक्यूल मिल गए। अब यहाँ पे इस तरह से आपने देखा कि एसिड के साथ किस तरह से रिएक्शन की एल्युमिनियम के ऑक्साइड ने और बेस के साथ कैसी रिएक्शन हुई। नाउ अब देखिए यहाँ पे मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में या ऑप्शन होगा कि इसमें से कौन सा ऑक्साइड होगा जो वाटर में इनसॉल्युबल होगा, तो आप उसमें से पहचान लीजिएगा कि मेटल का ऑक्साइड कौन सा है, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स तो आप पहचानेंगे ही। तो इस वजह से आप बता सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है वो इनसॉल्युबल है वाटर में। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ जो होते हैं वो जो है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं और वाटर में जो सॉल्युबल होने वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं वो फिर एल्कली बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एल्कली। तो मैंने बताया था ऐसे बेसिस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं वो जो है क्या कहते हैं, वो उन्हें एल्कली कहते हैं। नाउ सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो होता है वो दोनों ही वाटर में डिजॉल्व होकर के एल्कली बना लेता है। ये याद रखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे भी मैं आपको स्टार बना दे रही हूँ। इंपॉर्टेंट है ये कि जो सोडियम का ऑक्साइड है और पोटेशियम का ऑक्साइड है दोनों ही वाटर में डिजॉल्व होगा। ओके, और ये क्या बना लेगा, ये एल्कली बना लेगा। नाउ यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, सोडियम ऑक्साइड Na2O है, वाटर के साथ रिएक्शन हो गई इसकी। Na2O जो है आपका सॉलिड स्टेट में है और वाटर लिक्विड स्टेट में है और यहाँ पे इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन बना लिया। यहाँ पे देखिए K2O सॉलिड है, फिर वाटर है लिक्विड आपका और यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन बन गया। नाउ अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब आपको आगे देखना है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसमें देखिए यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं जैसे कि आपके पास पोटेशियम है, ओके, सोडियम है, और ये सब क्या करते हैं, इनको जो है अगर हम लोग ऐसे ही ओपन रख देंगे तो ये क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी फायर कैच कर लेते हैं। विग्रसली रिएक्शन होती है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन हो जाती है ऑक्सीजन के साथ। और उसके बाद इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको जो है केरोसिन ऑयल में डिप करके या इमर्ज करके रखा जाता है। अब देखिए ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो होता है, द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। जब ऑर्डिनरी टेम्परेचर की हम लोग बात करते हैं, ऐसे जो रूम टेम्परेचर पे जो रखा होता है, तो जो आपके मैग्नीशियम मेटल है, एल्युमिनियम और जिंक और लेड, ये सारे क्या कर लेते हैं, अपने ऊपर जो है एक पतली सी परत या फिर थिन लेयर बना लेते हैं। और ये जो होती है ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर होती है जो मेटल को आगे ऑक्सीडाइज नहीं होने देती है, मेटल के आगे ऑक्सीडेशन को रोक देती है, जिससे कि मेटल कोरोड नहीं होता है या ख़राब नहीं होता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आयरन की अब बात करते हैं। तो आयरन जो होता है वो हीट करने पर बर्न नहीं होता है, ओके, लेकिन जो आयरन फिलिंग होती हैं वो विग्रसली यानी बहुत तेज़ी के साथ जो है बर्न होती हैं जब इसको बर्नर की फ्लेम पे डाला जाता है। ओके, आयरन मेटल बर्न नहीं होगा इतनी देर, लेकिन आयरन की फिलिंग जो होती है यानी छोटे छोटे टुकड़े जो आप इसको पाउडर फॉर्म में बना देंगे तो वो क्या होता है, वो उसको जब आप लोग फ्लेम पे डालोगे तो बहुत ही तेज़ी से ये बर्न करेगा। देखिए अब कॉपर जो है वो बर्न नहीं होता है, लेकिन जो हॉट मेटल होता है कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो है जब हॉट अगर करेंगे इसको तो इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाएगी और वो लेयर किसकी होगी, कॉपर के ऑक्साइड की। फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो है अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉपर को बर्न करने पे उसके ऊपर किस ऑक्साइड की लेयर बन जाती है या इसमें से कौन सी लेयर बन जाती है, तो आप बता सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। अब यहाँ पे देखिए सिल्वर एंड गोल्ड, ये क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर करेंगे तब भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं। अब देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, जो गोल्ड की ज्वेलरीज है, बहुत सारी वीमेन है गोल्ड की ज्वेलरीज पहनती हैं, उसको वॉश भी कर देते हैं, उसको पहन करके सारा काम कर लेते हैं, बट क्या होता है वो गोल्ड जो है कभी ख़राब नहीं होता है। नाउ अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे जो है हमें जो पढ़ना है वो हमारे पास ये है। देखिए यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि जो एनोडाइजिंग होता है एक प्रोसेस होता है। अब इसमें देखते हैं कि क्या करना है। एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की थिक
यानी मोटी ऑक्सीडाइजिंग लेयर बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको एनोडाइजिंग कहते हैं। तो एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब एल्यूमिनियम को जो है एयर के कांटेक्ट में रखा जाता है, यानी कि जब हम ऐसे ही इसको हवा में रख देंगे तो क्या बन जाएगा, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की पतली लेयर जमा हो जाती है। और ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है, इसका जो कोट होता है इस ऑक्साइड का, वो क्या करता है, ये इसको आगे कोरोजन होने से रोकता है, यानी कि इसके संक्षारण से इसको बचाता है। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये और ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं। कैसे, इस पर और मोटी ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं, और ये और मोटी ऑक्साइड की लेयर बनाई जा सकती है। कैसे बनाई जा सकती है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग एनोडाइजिंग कहते हैं। एनोडाइजिंग, अब क्या करते हैं एनोडाइजेशन में, इसमें जो है कोई क्लीन एल्युमिनियम का आर्टिकल, ठीक है, जिसको हम लोग ये करना चाहते हैं, जिसको एनोडाइज करना चाहते हैं, उस क्लीन एल्युमिनियम के आर्टिकल को या थिंग को हम लोग क्या करेंगे, एनोड बना देंगे। ओके, फिर उसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे और उसमें सोल्यूशन कौन सा यूज़ करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिएगा एनोडाइजिंग के प्रोसेस में कौन सा सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं। ओके, और जो ऑक्सीजन गैस है वो एनोड पर इवॉल्व होती है और एल्युमिनियम से रिएक्शन करती है और इसको बहुत ज़्यादा थिक बना देती है इस मेटल को। ऑक्सीजन और एल्युमिनियम एक साथ रिएक्शन करने चाहिए। ओके, तो ऑक्सीजन गैस है वो एनोड पे रिलीज होगी और एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करती है और उसको बहुत ज़्यादा मोटा थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर में कन्वर्ट कर देती है। और ये जो ऑक्साइड की लेयर है इसको जो है कलर कर सकते हैं, यानी डाई कर सकते हैं, और इससे जो बने हुए एल्युमिनियम की कोई भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए एल्युमिनियम का वास हुआ, कोई भी बर्तन हुआ, कोई भी जो है आपकी डेकोरेशन के लिए डेकोरेटिव थिंग्स हुई, ठीक है, उनको फिर हम लोग कलर करके यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में अट्रैक्टिव आपको वो सारी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें आपको दिखाई देती हैं और आप ख़रीद लेते हो। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या चीज़ है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहाँ पे हमको सोडियम के बारे में मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, और कि उसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपके पास एक रिएक्शन, इसमें क्या है, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल। देखिए कुछ मेटल्स, देखिए फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि वो जनरल नॉर्मल वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर को हॉट किया जाता है तो रिएक्शन करते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हॉट वाटर से नहीं, स्टीम जो होती है बहुत ज़्यादा जो हीटअप हो जाती है, स्टीम से जो है रिएक्शन करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पे अब रिएक्शन को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर है मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड। ये याद रखना है कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेटल के ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, और गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस आएगी। देखिए मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में और उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं और मेटल के हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ओके, इस ऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सारे मेटल्स वाटर से रिएक्शन नहीं देते हैं। यहाँ पे एक जनरल अगर हम रिएक्शन की बात करें तो मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, देन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, फिर उसके बाद रिएक्शन होगी तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब देखिए अलग अलग मेटल के साथ अलग अलग केस है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। ओके, मेटल जो पोटेशियम एंड सोडियम है वो तो इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इतना ज़्यादा कि वो बहुत ही वायलेंटली उग्र होकर के कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट रिएक्शन करते हैं और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी बहुत सारी हीट बाहर निकलती है। ओके, जो हीट होती है वो सिस्टम से बाहर निकलती है और हाइड्रोजन जो है वो जो गैस बाहर निकलती है वो तुरंत ही क्या करती है, फायर कर लेती है, यानी कि आग लग जाती है। नाउ पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है और हीट एनर्जी निकल रही है। सोडियम देन वाटर के साथ रिएक्शन हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बन गया और हाइड्रोजन गैस निकला और हीट एनर्जी निकली। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम के साथ हम लोग देख लेते हैं। नाउ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो रिएक्शंस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इनको याद करिएगा आप। अब देखिए कैल्शियम के साथ जो होगी वाटर की रिएक्शन वो थोड़ी कम वॉयलेंट होती है। ओके, इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब जो हीट रिवॉल्व होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है, इतनी हीट नहीं निकलती है कि वो हाइड्रोजन गैस को जो है वो जला सके, या फिर हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है वो
फायर कैच कर सके। तो जो कैल्शियम है उसकी जब वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखिए ये जो कैल्शियम होता है फ्रेंड्स वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है जब वाटर से के साथ रिएक्शन होती है, गैस बन जाती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, तो कैल्शियम जो होता है वो तैरना शुरू कर देता है। क्यों? बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। अब ये जो हाइड्रोजन गैस के बबल निकलते हैं ये मेटल के सरफेस से चिपक जाते हैं, ठीक है, इसीलिए ये कॉन्टैक्ट में आकर के फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम का देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये हॉट वाटर जब पानी को गर्म करके रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम की रिएक्शन होगी और क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन फॉर्म होगा। नाउ अब होगा क्या फ्रेंड, देखिए ये भी फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस, क्योंकि इसमें भी वही होता है जो हाइड्रोजन गैस के बबल होते हैं, फिर ये जो है उस मेटल के साथ जो है जब रिएक्शन होती है हाइड्रोजन गैस के निकलती है बाहर तो बबल्स जो है बन जाते हैं और ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। नाउ अब यहाँ पर देख लेते हैं एल्यूमिनियम। तो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट इधर विद कोल्ड और हॉट वाटर। अब ये तो ज़िद्दी वाले मेटल्स हैं फ्रेंड, इनको ना हॉट से मतलब है ना कोल्ड से मतलब है। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ओके, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक तीनों ही ऐसे हैं जो स्टीम से रिएक्शन करेंगे। किससे रिएक्शन करेंगे? स्टीम से। और क्या बना लेते हैं? मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बना लेते हैं। तो एल्यूमिनियम है और वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो एल्यूमिनियम को ऑक्साइड बना जो कि एम्फोटेरिक है, आपको पता है, एसिडिक भी है नेचर में और बेसिक भी है नेचर में। हाइड्रोजन गैस निकलती है और जो आयरन होता है इसकी जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो Fe3O4 बनता है जिसको हम लोग मैग्नेटाइट भी बोलते हैं और ये 4H2 है। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए मेटल जैसे कि लेड है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, तो इसके भी नेम पता होने चाहिए जो रिएक्शन नहीं देते हैं नाउ, और उसका नेम आपको पता होना चाहिए जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास 4 होंगे जिसमें से आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा है जो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। अब एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो मेटल होता है जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनती है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सारे जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी HCl के साथ रिएक्शन देते हैं। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवॉल्व नहीं करती है, कब? जब मेटल जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये क्या करता है, ये तुरंत ही जो है हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। किस में? वाटर में। और बताया था जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, ऑक्सीजन का एटम, तो इट मीन्स कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हाइड्रोजन के साथ जो H2 प्रोड्यूस हो रही है उसमें जब O भी लग गया तो क्या बन गया? ऑक्सीडाइज होकर के वो वाटर बन गया। नाउ अब ये खुद तो जो है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके, और किस में रिड्यूस हो जाएगा? किसी भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। क्या रिड्यूस हो रहा है? HNO3 जो एसिड है उसने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया वाटर में, लेकिन खुद रिड्यूस हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड में, N2O में या फिर NO में या NO2 में। ओके, अब यहाँ पे मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। देखिए जो मैग्नीशियम है और मैग्नीज है ये क्या करते हैं, ये बहुत ही डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगे यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम, यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसमें बात की गई है। तो ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो रिएक्शन यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। आपको जो रिएक्टिविटी है वो याद रखनी है कि किस ऑर्डर में होगी, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है होगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा है, देन उसके बाद एल्यूमिनियम है, देन उसके बाद जिंक है, देन आयरन है। ओके, अब कॉपर जो होता है उसमें कोई बबल ही नहीं आते हैं। ओके, और जो टेम्परेचर होता है वो भी अनचेंज्ड रहता है। तो ये क्या शो करता है कि कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। और बाकी जो मेटल्स यहाँ पे अभी आपको ऑर्डर दे रखा है, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर दिया था कि वो कैसे डाइल्यूट HCl के साथ या एसिड के साथ रिएक्शन दे रहे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्वा रेजिया के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स। देखिए एक्वा रेजिया
जो होता है जिसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। और ये जो होता है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जनरल साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कोर साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, किसका किसका मिक्सचर होता है फ्रेंड्स? मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 का रेशियो होता है, यानी कि 3 रेशियो जो होगा वो आपका HCl होगा, उसके बाद जो 1 होगा वो क्या होगा? नाइट्रिक एसिड होगा, HNO3। तो यहाँ पे 3 आपका क्या हो गया? HCl हो गया, और उसके बाद प्लस आपका जो 1 है वो क्या हो गया? HNO3 हो गया फ्रेंड। और ये जो होता है इट कैन डिज़ोल्व, ये जो है आपका गोल्ड को डिज़ोल्व कर सकता है। ओके, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। देखिए जो गोल्ड मेटल होता है उस पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता है ना, माइल्ड एसिड या कुछ भी रिएक्टेंट, लेकिन ये जो है गोल्ड को भी डिज़ोल्व कर सकता है थ्रू दो नीदर दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन। कोई भी एसिड, अब यहाँ इसमें से 2 एसिड लिए गए हैं, ना तो सिर्फ HCl में गोल्ड डिज़ोल्व होगा, ना तो अकेले HNO3 में गोल्ड डिज़ोल्व होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए जो एक्वारेजिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड्स होता है, फ्यूम्स आते रहते हैं उस लिक्विड्स के अंदर, जैसे ही बॉटल ओपन होती है इसके धुएँ निकलते रहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ये गोल्ड को डिज़ोल्व करने में और प्लेटिनम को डिज़ोल्व करने में सक्षम होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे आपको क्या करना है। आगे यहाँ पे अब जो है जो मेटल्स होते हैं वो जो अदर मेटल सॉल्ट्स होते हैं उनके साथ जो है हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, वो आपको जानना है। ओके, तो अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का है, ये भी हम लोग पहले के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, बट ये थोड़ा सा अलग है तो इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट की जब हम लोग ने रिएक्शन पढ़ी थी तो उसमें ये देखा था। ठीक है, इन्होंने जो है यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्या है, इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो मेटल A प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B। अब यहाँ पे कोई मेटल A है, ठीक है, उसको एक दूसरे जो है मेटल B के सॉल्ट के सोल्यूशन में डाला गया, तो उस मेटल ने क्या किया, उस मेटल ने जो है जो मेटल A था उसने B को रिप्लेस कर दिया, B मेटल को हटा दिया और उसके सॉल्यूशन के साथ जो है सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लिया। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए जो मेटल है कॉपर, आयरन, इसमें से कौन सा ज़्यादा अगर रिएक्टिव होगा? अब आपको पता है जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो आयरन जो मेटल है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को हटा देगा और वहाँ पे आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बना देगा। ओके, और इस तरह जो है जो मैंने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसको भी वो उसी से रिलेटेड है ये, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, प्लस वो वाला भी आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा। और रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बताई थी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल को उसके सोल्यूशन से हटा सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सीधे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप देख लीजिएगा। सबसे पहले कौन सा मेटल है? पोटेशियम, बहुत ही रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव के है आपका। सोडियम है, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहाँ तक आपके मोस्ट रिएक्टिव हैं। देन उसके बाद जिंक, आयरन है और रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है। लेड है, फिर आप देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से नीचे तो आपको जो मिलेंगे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, यानी कि इस आयरन ने जो है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ऊपर है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव, ज़्यादा पावरफुल वाला होता है वो तो कमज़ोर को परेशान करता ही है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे यही सिस्टम है, यही खेल चल रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो भी डिस्कस कर चुके हैं उसी के रिगार्डिंग कि सोडियम को जो है वो कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। उसके बाद फिर जो है क्वेश्चंस लिखनी है आयरन की स्टीम से, जो कि चैप्टर में भी बता दिया है, वो आप कर सकते हैं इसलिए। कैल्शियम और पोटेशियम की वाटर के साथ जो रिएक्शन होगी वो आप देख लीजिएगा। ओके, देन यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चन हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए आपके पास इतनी सारी चीज़ें बची हुई हैं और ये मैं आपको जो है नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें मैं पूरा बता दूंगी, तो ये आपका हो जाएगा। और आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, चलिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रखिए।